नमस्कार दोस्तों, NCERT हिंदी के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ सीखते हैं हिंदी को एक नए अंदाज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और जानना चाहते हैं उस नए अंदाज के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमेशा के लिए बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 बसंत से पाठ संख्या 5, जिसका नाम है मिठाई वाला। तो हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पाठ के मुख्य बिंदुओं से। तो ये रहे आपके सामने पाठ के मुख्य बिंदु। मेरा हर वीडियो इस चैनल पर जो भी हम पढ़ेंगे, ख़ास तौर से हिंदी साहित्य के बारे में, यानी जो भी चैप्टर हैं आपके वसंत के, चाहे वो स्पर्श के हों, चाहे वो संचयन के हों, यानी 6 to 10 की हिंदी की हम बात कर रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए एक हम बिल्कुल नई विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी अपनी विधि है। ये विधि आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। यदि किसी चैनल पर ये विधि उपलब्ध है तो आप हमें सूचित करें, क्योंकि ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। तो ये हमारी अपनी विधि है। इस विधि से हम पूरे देश को सिखाना और समझाना चाहते हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है। इस विधि का नाम है SCM। S का मतलब है यहाँ पर स्टोरी, एंड C का मतलब है कैरेक्टर्स, एंड M का मतलब है मैसेज। यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कहानी, पात्र और संदेश के बारे में। तो बढ़ते हैं हम। स्टोरी क्या है, यानी इस पाठ की स्टोरी क्या है, हम पहले वो जानेंगे, बहुत संक्षेप में जानेंगे। मिठाई वाले का रूप बदलकर फेरी लगाना, यानी एक पात्र आपके सामने आता है, कैरेक्टर आता है, वो है मिठाई वाला, और अलग अलग रूप बदल करके अलग अलग रूप में आकर के फेरी लगाता है, यानी सामान बेचता है। अगला बिंदु आपके सामने है बच्चों के साथ जुड़े रहने की इच्छा। इस फेरी वाले की, इस मिठाई वाले की इच्छा है कि वो लगातार बच्चों के साथ जुड़ा रहे। और तीसरा बिंदु है धन कमाना उद्देश्य नहीं है। किसी न किसी बच्चे ने पाठ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप ज़रूर पढ़ें। हम पाठ के मुख्य बिंदुओं को जब समझ लेते हैं, यानी जो हम SCM के रूप में यहाँ पर समझ रहे हैं, उससे होगा क्या कि आप हर बात को सही से समझ पाएंगे। याद रखिए बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर SCM में समा जाते हैं। यानी अगर आप SCM स्टोरी, कैरेक्टर एंड मैसेजेस विधि को समझ गए तो आपके पास में हर सवाल का जवाब होगा। यानी कि आप चाहे कहानी वाला पात्र यहाँ पर पोर्शन ले लें, पात्र वाला ले लें या संदेश वाला ले लें, हर सवाल का जवाब आपको इन्हीं 3 बिंदुओं में मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अगला बिंदु हम देखते हैं। कहानी के अंत में वास्तविकता प्रकट होने पर भावुक हो जाना। पर यहाँ पर गलत हो गया, थोड़ा सा उसको सुधार लेंगे। पर की जगह प्र हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप सुधारेंगे, यहाँ पर आएगा। यानी कि कहानी का जब अंत होता है तो आप देखते हैं कि कहानी के अंत में जो मिठाई वाला है वो इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, और लोगों के सामने उसकी वास्तविकता प्रकट हो जाती है। कैसे प्रकट हो जाती है, ये तो एक तरह से ट्रेलर है जो भी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम जब कहानी विस्तार से पढ़ेंगे तो और बातें हम समझेंगे। अगला बिंदु आपका जो है हम पढ़ेंगे वो है C, यानी कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स में क्या है, पात्र, यानी उस कहानी के मुख्य पात्र कौन से हैं। आपको पता है इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, इस पात्र की विशेषताएं बताइए। तो इन सभी सवालों के जो जवाब हैं आपको इस C वाले बिंदु से मिलेंगे। अब पात्र कौन कौन से हैं, एक मुख्य पात्र है वो मिठाई वाला है, दूसरे पात्र का नाम है राय विजय बहादुर, और तीसरे पात्र का नाम है रोहिणी, और चौथे में आएंगे चुन्नू और मुन्नू, जो इस कहानी में 2 बच्चे हैं। और एक दादी माँ का भी कैरेक्टर है, दादी माँ का भी चरित्र है यहाँ पर। जो चुन्नू मुन्नू की दादी हैं वो भी इसमें आती हैं थोड़ी देर के लिए कहानी में। तो यानी सभी जो मुख्य पात्र हैं हमने यहाँ पर उनका परिचय जान लिया। और अब हम बढ़ते हैं C की तरफ। C का मतलब यहाँ पर, M का मतलब यहाँ पर हो गया मैसेज। C तो हम बात कर चुके हैं। मैसेज यानी संदेश। सभी शिक्षक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लिंक के रूप में आप अपनी ऑनलाइन कक्षा में लगा सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत सरल तरीके, रचनात्मक तरीके से, कलात्मक तरीके से आपके पाठ को समझ लेते हैं। तो पढ़ते हैं। M का मतलब हो गया मैसेज, और मैसेज में क्या क्या है हम देखेंगे। दुख के समय हृदय का विस्तार या संकीर्णता। इसका अर्थ क्या है, सभी बच्चे और सभी शिक्षक जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। पाठ को पढ़ने का ये अंदाज़ जो है इस चैनल पर बिल्कुल नया है, जिसको समझने के बाद में पाठ पढ़ने का जो अलग ही मज़ा होता है, चाहे आप शिक्षक हों चाहे एक विद्यार्थी हों,
पढ़ने का जो अंदाज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर मिलेगा। ये जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, यही यूनिक है, यही एक अनोखा तरीका है। तो दुख के समय हृदय का विस्तार या संकीर्णता, कोई भी इंसान, इस बिंदु को मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। जब हम दुखी होते हैं, हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। या तो हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं बदले में, या तो हम ऐसा बन जाते हैं कि मुझे नुकसान हो गया है, अब ऐसा नुकसान दूसरे को ना हो। उदाहरण के लिए, किसी का बच्चा अगर खो गया है या किसी ने उसको उठा लिया है, कुछ भी हो सकता है, सपोज़ कीजिए, इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं समाज में। तो एक व्यक्ति जिसका हृदय का विस्तार का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलते हैं, बड़े दिल वाला, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, हृदय बहुत विशाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है इसका। जिसका हृदय का विस्तार हो जाएगा, वो व्यक्ति सोचेगा मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो, मेरा बच्चा खो गया है तो मैं दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझूंगा। दूसरे बच्चों, अगर कोई मेरा बच्चा खो गया है तो मैं ऐसे अनाथ जो ऑर्फेनेज बच्चे हैं उनके लिए अनाथाश्रम खुलवा दूंगा, ताकि कोई बच्चा इधर उधर ना भटके। तो ये तो हो गया पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम कहेंगे उसने हृदय का विस्तार कर लिया। उसने अपने बच्चों को छोड़ करके सारे बच्चों को उसने अपना ही मान लिया। इसके बाद जो संकीर्ण वाला होगा, वो सोचेगा मुझे सुख नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो वो दूसरे के बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस पाठ में आप देखेंगे कि दोनों में क्या हुआ है, यानी हृदय का विस्तार हुआ है, ये हृदय संकीर्ण हुआ है। फिर आता है विक्रय शैली, यानी कि सामान बेचने का जो तरीका है, उसकी बात इस पाठ में हमें समझ में आती है। जो मिठाई वाला है उसका एक अनोखा ढंग है, गा गा कर सामान बेचता है। आपने भी देखा होगा आसपास, गाने से क्या है, एक आकर्षण पैदा होता है, ख़रीदने वाले जो हैं आकर्षित होकर के दौड़े चले आते हैं। आपने ट्रेन में भी देखा होगा, गाने वाले होते हैं, गा गा के सामान बेचते हैं। और सब्ज़ी मंडी वगैरह में आप जाते हैं, वहाँ भी देखा होगा, कुछ अलग अलग तरीके से अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो ग्राहक को, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं कि वो सामान खरीदने के लिए आएँ। पर्दा प्रथा, इस कहानी में पर्दा प्रथा के बारे में भी जानते ही जाने की, जो पर्दा डालने की प्रथा है वो भी हम जानेंगे। धन से नहीं मन से सुख मिलता है, इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैसेज आपके सामने निकल के आएगा। अब मैं क्यों मुख्य बिंदु बता रहा हूँ, तो यानी इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप आगे की जब कहानी पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यानी कि धन से नहीं मन से सुख मिलता है। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो बहुत सुखी है। यदि वो मन से संतुष्ट नहीं है तो वो कभी भी सुखी नहीं होगा। यानी कि जो सुख है वो धन से नहीं मन से मिलता है। मन अगर शांत है तो आप सुखी हैं, यदि मन अशांत है तो आपके पास कितना भी धन हो आप सुखी नहीं रह सकते। कुछ ऐसा ही आपने चिड़िया की बच्ची में भी पढ़ा था, माधवदास के बारे में। ठीक है, अब इन सभी बिंदुओं को आपने जान लिया। अब आप हमारे साथ चलिए और देखते हैं, हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। ये रही आपके सामने कहानी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। जब भी कोई फेरी वाले का मतलब जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, इसको हम अंग्रेज़ी में हॉकर्स बोलते हैं। तो ये गा कर के बेचते, पूरा वाक्य नहीं कहते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बोल के गाना वाना गा के आगे निकलते जाते हैं। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, बहुत अनोखे ढंग से बोलता है, किंतु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो जाता है। यानी जो भी सुनता है उसकी तरफ खिंचा चला आता है। बहुत मधुर ढंग से गाता है कि कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रहता है। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से, स्नेह अभिषिक्त का अर्थ अभी हम जानेंगे, पहले हम इसको धीरे धीरे समझ लेते हैं। स्नेह का मतलब यहाँ पर हो जाता है प्यार। स्नेह का मतलब है यहाँ पर प्यार, और अभिषिक्त का मतलब प्यार में डूबा हुआ। अब हम इसको एक नए ढंग से सीखते समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, विचित्र का मतलब है अनोखा। फिर आगे आपके सामने अगला, मादक का मतलब है आनंद देने वाला, जो आपको सुनने में बहुत मेलोडियस लगता है। इसके बाद में मधुर, तो आपको पता है मीठा। ये पहले हम समझ लें, फिर आगे हम पाठ को पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी है, जो वीडियो ना समझ पाएँ, आपको कोई समझना है तो अंत तक वीडियो को अवश्य देखें और बार बार देखें। पाठ बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगला बिंदु देखते हैं, इसमें क्या आता है, अस्थिर। अस्थिर मतलब बेचैन हो जाना,
इसके बाद में आगे हम देखते हैं स्नेह अभिषिक्त यानी प्रेम से भरा हुआ, प्यार भरी आवाज़ में वो सबके सामने बोलता है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, तो उन्हें एक बार सभी शब्दों के अर्थ हम एक बार समझ लेंगे। तो उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। यानी कि जब वो मिठाई वाला गाना गाना शुरू करता था, खिलौने वाला गाना गाना शुरू करता था, गा गा के सामान बेचता था, तो उसकी प्यार भरी आवाज़ को सुनकर के आसपास के मकानों में हलचल मच जाती थी। हलचल मचने का अर्थ है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर निकलने के लिए मचल उठते थे उसके पास जाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। यानी चिक एक तरह का पर्दा होता है स्टिक का बना हुआ, कई घरों में आपने देखा होगा छज्जों के ऊपर जो बालकनी होती है वहाँ पर हम नीले रंग का लगाते हैं कबूतर वगैरह से बचने के लिए, धूप वगैरह से बचने के लिए, उसके लिए चिक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो चिकों को उठा करके छज्जों से नीचे झांकने लगती हैं बच्चों की माया, बच्चों को गोद में लेकर के। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। यानी जिसमें उसने बहुत सारे खिलौने भर रखे थे वो खोल देता। तो यहाँ पर क्या है, गलियों के अंदर अंतर्व्यापी यानी अंदर तक, बहुत दूर दूर तक आप गलियों के अंदर चलते जाएं, वहाँ पर छोटे छोटे पार्क बने होते हैं गलियों के अंदर, वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, इठला रहे हैं, हंस रहे हैं, और बच्चों का बहुत बड़ा झुंड है। यानी पार्कों में, गलियों के अंदर जो पार्क है उसमें बच्चे खेल रहे हैं। जैसे ही उनके कान में खिलौने वाले की आवाज़ जाती वो भागते हुए उसकी तरफ चले जाते थे और खिलौने वाला वहीं बैठ जाता था और खिलौनों की पेटी खोल देता था। अब इसमें शब्द के अर्थ देखिए, कंठ का मतलब गला है, उसके बाद में और शब्द हैं चिक, बांस का पर्दा जो बांस की छोटी छोटी स्टिक से बना होता है, नीले रंग की प्लास्टिक उसके पर चढ़ी होती है, आपने देखा होगा जगह जगह बेचने वाले होते हैं, लगाने वाले। छज्जा मतलब बालकनी, उसके बाद अंतर्व्यापी मतलब उसके अंदर तक। उसके बाद अगला शब्द देखिए, उद्यान मतलब बाग, अंग्रेजी में इसको हम पार्क बोलते हैं। और शब्दकार देखिए, इटलाते मतलब हंसते हुए, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब अगला पेज हम देखते हैं, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी बहुत प्रसन्न हो जाते थे। पुलकित मतलब प्रसन्न हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इचका दाम क्या है, ऑल इचका, यानी अपनी तोतली भाषा में कहते इसका दाम क्या है, ऑल ऑल मतलब और, इसका दाम क्या है, ऑल इचका यानी और इसका। बच्चे अपनी अपनी भाषा में जो बात करते हैं तोतली भाषा में, उसको बिल्कुल वास्तविक ढंग से यहाँ पर लेखक ने रखा है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार, यानी बच्चों को जो चाहिए होता वो उनको खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते, बहुत प्रसन्न हो जाते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति भांति मतलब तरह उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं उसी प्रकार से उसकी आवाज़ उठती थी, एक गली से दूसरी गली में घूमता रहता था और इस प्रकार गाते गाते आगे बढ़ता चला जाता था, एक गली से दूसरी गली, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी की तरफ। अब इसमें शब्दों के अर्थ देखते हैं। पुलकित मतलब खुश। उसके बाद अगला पेज आ गया हमारा, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब ये कहानी का जो मेन हमारा मुद्दा है वो शुरू हो जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, उनके नाम थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है, यानी एक बच्चा दूसरे से बोल रहा है मेरा जो घोड़ा है कितना सुंदर है। लेकिन मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा सुंदर है। दूसरे बच्चे ने अब उसकी बात काटते हुए कहा मुन्नू ने कि मेरा वाला खिलौना देखो और ज़्यादा सुंदर है। अब आप इसको साधारण बिल्कुल शब्दों में देखिए, एक नए तरीके से हमने बिल्कुल अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, यानी मेला घोला कैसा सुंदर है को हमने साधारण भाषा में लिख दिया है, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। अब मुन्नू ने जो बोला उसको हम देखते हैं सामान्य से शब्दों में। मुन्नू ने बोला और मेरा कितना सुंदर है, और देखो मेला कैसा सुंदर है, यानी और मेरा जो घोड़ा है कितना
सुंदर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारे पास आता है अगला पेज। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। जब बच्चों को अपने मनपसंद कोई चीज़ मिल जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, पूरी जहान की खुशियाँ मिल गई हैं और वो बहुत खुश होकर के उछल कूद करने लगते हैं। बच्चों की इसी खुशी को यहाँ पर लेखक ने प्रकट किया है। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल नहीं रखने का मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए, यानी कितने पैसे में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, यानी 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है, अपनी भाषा में, तोतली भाषा में बोला माँ से, 2 पैसे में दे गया है, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यानी कि उस समय जो कीमत थी खिलौने की, वास्तविक कीमत, एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट थी, उससे ये खिलौने सस्ते लगे रोहिणी को, यानी चुन्नू मुन्नी की माँ को। उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि इतने सस्ते कैसे दे गया है। कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे गया तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। सोचने लगी कैसे दे गया है, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में घुमने लगे। फिर सोचने लगी कुछ भी हो लेकिन दे तो गया है, ये तो सच्चाई है। अब आगे देखते हैं। 2 पैसे में, 2 पैसे में क्या अर्थ है? 2 पैसे में। हम इसको बहुत साधारण, बिल्कुल सामान्य हमने इस पाठ को बनाने की कोशिश की ताकि बच्चों को और शिक्षकों को पढ़ाने में कोई तकलीफ़ ना हो। हर बात का इसमें ध्यान रखा गया है। तो देखिए बच्चों, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। तो यहाँ पर हमने 2 पैसे में उसको बहुत साधारण शब्दों में लिख दिया, 2 पैसे में, कि आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी समझने में। एक ज़रा सी बात ठहरी। कौन सी ज़रा सी बात? रोहिणी के मन में आया कि ये 2 पैसे में खिलौने क्यों दे गया, इतने सस्ते कैसे दे गया है, इससे उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, उसे लाभ भी नहीं हुआ होगा। एक मन में सवाल आया और वो भूल गई। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। अब रोहिणी कौन थी? ये चुन्नू मुन्नू की माँ है, और रोहिणी के जो पति हैं उनका नाम है विजय बहादुर, और ये कौन है? ये चुन्नू मुन्नू के पिताजी हैं। फिर रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की ज़रूरत ही भला क्यों पड़ती, यानी कि ये इस वाली बात पर दोबारा कोई ध्यान नहीं दिया, वो भूल गई। एक तरीके से एक घटना घटी और चली गई और उस बात को भूल गई। अब अगला इसका पार्ट शुरू होता है। 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ क्या होता है? नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब मुरली का अर्थ है फ्लूट, बांसुरी की बात हो रही है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वाह, एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको मुरली बजानी आती है। ये उस्ताद जो शब्द है बच्चों, ये उर्दू का शब्द है। उर्दू में जो हमारे हिंदी में गुरु बोलते हैं ना, उस्ताद उसको उर्दू में बोलते हैं, यानी कि हिंदी में गुरु और उर्दू में उसको उस्ताद बोलते हैं। तो यानी कि वो जो मुरली बजाने में वो जो व्यक्ति है एक उस्ताद है, गुरु है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, इतनी सस्ती बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? लोगों के मन में ये सवाल फिर उत्पन्न हुआ जो पहले रोहिणी के मन में हुआ था खिलौने बेचते समय। अब यहाँ पर मुरली इतनी सस्ती थी, यानी कि उस समय जो कीमत थी उसके अनुसार उनको बहुत सस्ती लगी। तो लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो गया कि इतनी सस्ती आखिर क्यों बेचता है? मेहनत भी तो ना आती होगी, यानी कि जितनी मेहनत करता है, घूमता फिरता है, शायद ही उसको कोई प्रॉफिट होता होगा। लोगों के मन में ये सवाल घूमने लगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, यानी 30 या 32 साल का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफ़ा पहनता है। साफ़ा मतलब पगड़ी बांधता है। बीकानेरी मतलब राजस्थान में जो बीकानेर नाम का शहर है वहाँ पर जो प्रचलित है पगड़ी, वही का पगड़ी वो अपने बांधता है। इसका मतलब है कहानी राजस्थान से संबंध रखती है। वही तो नहीं है? फिर एक व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? दूसरा व्यक्ति ने बोला, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? उसके मन में एक और सवाल आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है ये है खिलौने वाले की शारीरिक विशेषताएं, यानी खिलौने वाला या मुरली वाला जो अलग अलग रूप में आ रहा है ये उसकी शारीरिक विशेषताएं हैं। यानी क्वेश्चन अगर आ गया, प्रश्न आ गया आपके परीक्षा में कि उसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताइए, यानी वो देखने में कैसा था, तो आप यहाँ से जो भी यहाँ पर रेखांकित किया गया ये उसका उत्तर हो जाएगा।
अब अगला हम बढ़ते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, यानी दो लोग जो आपस में बातें कर रहे थे कि यह मुरली वाला है, खिलौने वाला है, या दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति ने बोला, हाँ हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है, जो बॉडी के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में तुमने बताया है, उसी प्रकार का वह भी था। वह भी मतलब खिलौने वाला था। अच्छा, तो वही होगा। पर भाई वह है एक उस्ताद, यानी मुरली बजाने में उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा लोग करते रहते, डिस्कशन उसके बारे में होता रहता। प्रतिदिन यानी हर रोज़ नगर की प्रत्येक गली में, हर स्ट्रीट में, हर गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, यानी कि मुरली, मीठी मीठी मुरली सुनाई पड़ती। मेडोलियस, उसका मेलोडियस साउंड जो है मुरली का सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद आ गई कि ऐसा ही तो लगता है खिलौने वाला था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। ये जो वाक्य है रोहिणी ने किसी से कहा नहीं, ये अपने आप से कहा, सोचा। ये आप याद रखिए। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए होंगे। वे भी मतलब अपने बच्चों के बारे में कहा है कि शायद वो पार्क में खेल रहे होंगे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए, यानी समाचार पत्र को जैसे आपने देखा फोल्ड करते हैं, हाथ में ले लेते हैं, फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़े। तो वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किस तरह का मतलब है किस कीमत पर देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। अब ये रिएक्शन की बात हो रही जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसकी मुरली की आवाज़ सुन कर के, आज जैसे पहले हमने देखा खिलौने की आवाज़ सुनकर, खिलौने वाले की आवाज़ सुन के मकानों में हलचल मच जाती थी, बच्चे दौड़े चले जाते थे। उसी प्रकार यहाँ पर उसी तरह का वर्णन यहाँ पर होने जा रहा है कि अब बच्चे भागते भागते मुरली वाले की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है वो आ रहा है यहाँ पे जो हम बोलने जा रहे हैं। यहाँ पर किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, बच्चे की बात हो रही है। किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी पजामा ही ढीला हो गया, लटक गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का जो झुंड है, पूरा ग्रुप जो है, एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, और हम भी लेंदे मुरली, मतलब हम भी लेंगे मुरली। ये तोतली भाषा में बोल रहे हैं, हम भी लेंदे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली, यानी फ्लूट लेंगे। सारे बच्चे बोलने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी बहुत खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को आने देने दो, यानी आराम से सबको मिलेगी, एक एक करके आओ, इतनी परेशान मत हो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी ही जा रहे हैं, अभी हम इतनी जल्दी वापस नहीं जाने वाले हैं। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरली है मेरे पास, यानी 57 फ्लूट्स हैं मेरे पास। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? अब ये किसकी तरफ, यानी बच्चे बीच में आ गए तो बच्चों से वो बात करने लगा। लेकिन उसने विजय बहादुर साहब की बात सुन ली थी, जो उन्होंने बोला था कैसे देते हो मुरली। इसलिए जब बच्चों से निपट गया तो वापस वो विजय बहादुर से बात करने लगा। क्या बोला? हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। अब ये बात जो है आपको पता होगा, हमने जब मुख्य बिंदु लिखे थे उसमें एक वाक्य लिखा था, विक्रय शैली, यानी बेचने का तरीका। आपने अक्सर दुकानों पर देखा होगा, जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार इस तरह के वाक्य आपको बहुत दोहराते हैं, आपको आकर्षित करने के लिए। सपोज़ करो आपकी माता जी आपके घर में कोई कपड़ा या साड़ी वाड़ी लेने जाते हैं, या ख़ासतौर से साड़ी या कपड़ों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जब वहाँ पर आप जाते हैं, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप आगे देखना कि जब आप वहाँ पूछें ये साड़ी कितने की दी, तो क्या 1500 रुपये की है, लेकिन आपको 1200 रुपये की मिलेगा, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। दरअसल वो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पहले से ही आपको 300-400 रुपये ज़्यादा बता करके कम कर देते, क्योंकि उनको पता ही ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान की ऐसी सोच होती है कि जब वो कम करवाता ही करवाता है। इसलिए वो अगर 1200 की चीज़ होती है, पहले ही वो 200-300 रुपये ज़्यादा बताता है,
और उसके बाद वही कम कर देता है तो आपको ऐसा लगता है कि 300 रुपये कम हो गए हैं और आप अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं कि हमने सस्ते में ख़रीद ली है। तो कुछ यही यहाँ पर जो बात कर रहा है कि है तो 3 पैसे की लेकिन मैं 2 पैसे में दे दूँगा। अब ये बात सुन कर के विजय बहादुर क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। पहले यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, बच्चों ने क्या कहा था, हम भी लेंगे मुरली, तो हमने सिंपल भाषा में लिख दिया हम भी लेंगे मुरली। हमने बहुत मेहनत करके स्लाइड्स बनाई है बच्चों ताकि आप हर बात को समझ सकें। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए जब मुरली वाले ने कहा कि हैं 3 पैसे की लेकिन हम 2 पैसे में दे देंगे। अब इस बात को सुन करके विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। अब आप सोच रहे होंगे भीतर बाहर से मुस्कुराना क्या होता है, यानी भीतर बाहर से मुस्कुराने का अर्थ है मन में सोचने लगे कि ये मुझे मूर्ख समझ रहा है, जबकि मुझे पता है कि ये लोग ज़्यादा बताते ही बताते हैं। और बाहर से मुस्कुराने का अर्थ है कि वो कह रहा था, मुस्कुराने का अर्थ है कि आप मुझे आसानी से मूर्ख नहीं बना सकते, जो तुम कह रहे हो मैं उससे भी कम करवाने की कोशिश करूँगा। तुम्हारी तो आदत ही होती है कि ऐसे ही बोलते हो सबको। मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा कि भैया ऐसा है, मन में सोचा देते तो सबको इसी भाव से हो पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहे हो। फिर बोले तुम लोगों की ना झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। पहले आपने जो ऊपर पढ़ा वो मन में सोचा और अभी जो इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है ये उन्होंने उसको जो सोचा था उसको बोल दिया कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। अब तुम लोगों का अर्थ है कि जो भी उनके लिए जो दुकानदार हैं, जो फेरी वाले हैं, उनको लगता है कि वो पहले ज़्यादा ही बताते हैं, ये उनकी हैबिट है, उनको लगता है कि सबकी ऐसी आदत होती है। इसलिए अपने अनुभवों को अपने शब्दों में यहाँ पर बयान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम लोगों को की जो आदत है झूठ बोलने की होती है, देते सबको एक ही रेट हो लेकिन एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो, मुझ पर दिखा रहे हो कि तुमको ही सस्ती दे रहे हैं। मुरली वाला अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब सोच में डूब गया कि इन्होंने क्या जवाब दिया। अप्रतिभ मतलब चौंक गया कि ये क्या बोल रहा। फिर वो क्या जवाब देता है, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। लागत का अर्थ है कॉस्ट, उसकी जो होती है बनाने में, जो रॉ मटेरियल वगैरह बनाने में जो मेकिंग चार्ज होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। इसकी कॉस्ट क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर का मतलब ऐसे परंपरा होता है, लेकिन यहाँ पर दस्तूर शब्द का अर्थ है आदत, हैबिट होती है कि। पहले हम इसको समझ लेते हैं। बेचैन हो गया, चौंक गया, अप्रतिभ का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। दुकानदार चाहे, अभी देखिए यहाँ पर पहले उन्होंने क्या बोला, राय विजय बहादुर ने अपनी बात कही कि भाई तुम सबको एक ही रेट में देते हो लेकिन एहसान का जो बोझा है हमारे ऊपर लाद देते हो, हम पर एहसान करो कि हम आप ही को देते हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी। अब यहाँ पर मुरली वाला जो अपनी बात कह रहा है, मुरली वाला एक तरह से ऐसे शॉपकीपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं अपनी बात कहते हैं, उसी तरह से मुरली वाला कह रहा है दुकानदार चाहे हानि उठा करके, नुकसान उठा करके, लॉस उठा करके चीज़ क्यों ना बेच दे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार तो मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। यानी कि उसने कहा मैंने बहुत सारी एक साथ बनवाई थी, एक साथ मतलब बल्क में मैंने बनाई थी, तब मुझे इतनी सस्ती पड़ी है, जितने की पड़ी है मैं उतने की ही दे रहा हूँ। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो का मतलब, ठो का मतलब है 2 दे दो, ठो का मतलब होता है 2 पीस मुझे निकाल कर दे दो अपने बच्चों के लिए। 2 मुरलियाँ लेकर, फ्रूट्स लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए, अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। अब ये जो बात है वो बच्चों से कर रहा है, ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है, हाँ भाई ये तुमको वही देंगे, ये लो। तुम्हारी वैसी, अच्छा वैसी नहीं चाहिए, ये ले लो। यानी जो बच्चों से बातचीत हो रही है वो यहाँ पर लिखा है। नारंगी रंग की, ऑरेंज कलर की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से ना मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है,
तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। आपने जितना ये पढ़ा है इसका सीधा सा अर्थ है कि उस मुरली वाले के पास में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। कोई कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कह रहा है मेरी माँ ने पैसे नहीं दिए, कोई कह रहा है मुझे ये वाली मुरली नहीं वो वाली मुरली चाहिए। इस सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर आपने पढ़े। वो फटाफट सबसे एक साथ बातें कर रहा है। जब सबसे निपट गया तो अंत में कहता है कि अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। यानी सब लोगों ने ले ली जिसको जो चाहिए था। और फिर एक बच्चे को उसने तरीका भी बताया कि माँ ने पैसे नहीं दिए, तो तुम्हें अम्मा से पैसे लेने का तरीका नहीं आता है तो अम्मा की धोती पकड़ के ऐसे बोलो, लिपट जाओ, अम्मा दे देंगी। ऐसा नहीं कोई बच्चों को बिगाड़ रहा है, वो उसको बच्चों से प्रेम है, वो बच्चों से प्यार करता है। वो एक तरीके से माँ से प्यार करना सिखा रहा है कि माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। ठीक है, इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा का मतलब होता है जो भी सामान बेचने का होता है, जिसको हम बेचते हैं, जो थिंग्स होती, जो भी चीज़ें बेचता है उसको सौदा बोलते हैं। कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। अभी जो वाक्य है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा है, इसमें बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। यानी कि इंसान अपना पेट पालने के लिए बहुत कुछ करता है। आजकल आप लॉकडाउन में भी देख रहे हैं, जब लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, कोई टीचर है, कोई ऊंची ऊंची पोस्ट पे काम करने वाला कोई था, या किसी के बहुत से कारखाने थे, वो परेशान हो गया है, लेकिन अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई सब्ज़ी बेच रहा है। कोई, जहाँ तक राजस्थान की खबरें आई थी, वहाँ के जो शिक्षक हैं वो आकर के अपना मिट्टी खोद रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं। यानी कि इंसान को जब भूख लगती है तो उसे कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। बस इसीलिए यही बात यहाँ पर आए कि पेट जो ना कराए सो थोड़ा है। यानी कि सब कुछ हम करने को राज़ी हो जाते हैं। जब हमें भूख लगती है तब आप सोचते हैं कि चाहे सब्ज़ी बेचनी पड़े या खड्डा खोदना पड़े, सब कुछ इंसान को करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। क्षीण स्वर मतलब बहुत दूर से जब आवाज़ आती है तब बोलते हैं क्षीण स्वर, हल्की सी आवाज़। क्षीण मतलब धीमा, बहुत धीमा, जैसा मैंने बताया भी। अब आगे बढ़ते हैं। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी। यहाँ से जो कहानी है थोड़ी इमोशनल टच आएगा कहानी में, यानी ये कहानी जो है थोड़ी भावुकता की ओर बढ़ जाएगी। हमारी भावनाएं प्रकट होने लगें, आप थोड़े सेंसिटिव होने लगेंगे, थोड़े इमोशनल होने लगेंगे अब कहानी को पढ़ के, क्योंकि अब ये कहानी अपने अंत की ओर चल रही है और हम कहानी को सुन करके कहानी में डूब जाने वाले हैं और कहानी को अपने अंदर महसूस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप पूरे दिल से सुन रहे हैं तो आपकी आंखों से शायद आंसू भी छलक पड़े। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वो स्नेह सिक्त बातें, प्यार भरी बातें याद आती रही। महीनों के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी कि जो यादें थी मुरली वाले की रोहिणी के मस्तिष्क से वो मिट गई। 8 मास बाद, ठीक 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी का अर्थ है कि जो घुटनों तक लंबे, यानी कि रोहिणी के जो बाल थे बहुत लंबे थे। आजानुलंबित का अर्थ होता है घुटनों तक लंबे, पैरों के घुटने तक उसके लंबे लंबे बाल थे, उनको सुखा रही थी। केश राशि का मतलब बालों को सुखा रही थी। सीधा सा अर्थ है कि अपने लंबे लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आपने देखा खिलौने वाला, मुरलिया वाला और अब मिठाई वाला। यहाँ पर स्नेह सिक्त का मतलब है प्रेम पूर्ण। उसके बाद में आजानुलंबित, घुटनों तक लंबा। केश राशि मतलब बाल। उसके बाद यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, आजानुलंबित एक शब्द ये जो है आपका एक जगह और इस्तेमाल होता है। हमारे जो भगवान श्री राम हैं उनके जो बाहें हैं, जो हाथ हैं, वो भी घुटनों तक लंबे थे।
जब तुलसीदास लिखते हैं आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खरदूषणम, वहाँ पर आजानुभुज शब्द का इस्तेमाल होता है। आप जो हनुमान चालीसा आपके घर में हो तो वहाँ पर आप देखेंगे जब श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जो भजन आता है उसमें ये लाइन आती है आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खरदूषणम, ये लाइन वहाँ पर आती है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, झट से रोहिणी उतर आई, नीचे उतर आई। अब परिचित क्यों था? क्योंकि ये स्वर पहले मुरली वाले के रूप में, उससे पहले खिलौने वाले के रूप में सुनाई पड़ चुका था। व्यक्ति वही था, सिर्फ यहाँ पर बोलने का अंदाज भी वही था, सिर्फ वस्तु जो बेचने का वो तरीका था वो बदल गया, यानी वस्तु बदल गई एक तरीके से। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, पहले से जानती थी, झट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी विजय बहादुर जी मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं चिक की ओट में बैठी रहूँगी। ओट मतलब उसके पीछे बैठी रहूँगी। अब ये जो वाक्य यहाँ पर आता है तो मुख्य बिंदु में हमने लिखा था एक वाक्य पर्दा प्रथा, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको पर्दे में रखने की यहाँ पर प्रथा है कि वो अजनबी लोगों के सामने नहीं आती हैं। यदि उन्हें कोई सामान वगैरह लेना होता है तो वो घर की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके माध्यम से ही अंदर पर्दे से ही बात करती हैं और सामान खरीदती हैं। अभी भी गांव में ये प्रचलित है प्रथा, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई। वहाँ जो महिलाएं वो अंदर रहती हैं, पर्दे के पीछे से बात करती हैं। घर की अपनी बुज़ुर्ग सास हो सकती हैं, उनकी दादी हो सकती हैं, उनके माध्यम से ही मोलभाव करती हैं। साड़ी या कोई भी सामान उनको लेना होता है वो उनसे ख़रीदती हैं। गांव के अंदर जो सामान बेचने का एक तरीका है बच्चों, वो ज़्यादातर फेरी के माध्यम से, हॉकर के माध्यम से ही होता है। वहाँ पर ये प्रथा ज़्यादा प्रचलित है। सामान चाहे बर्तन हो या ये आपका मेकअप का सामान हो, ये सारे की सारी चीज़ें फेरी लगा करके, साड़ी वाड़ी ये सब गांव में घूम घूम के लोग बेचते हैं, इसलिए फेरा लगाते। फेरा मतलब चलते फिरते, इसलिए इनको फेरी वाले बोलते हैं। अंग्रेज़ी में आप इनको हॉकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। अब मिठाई का अर्थ यहाँ पर आप ये मत समझ लेना बच्चों कि ये कोई स्वीट्स हैं, जैसे आप रसगुल्ले वगैरह, जो छोटी छोटी टॉफ़ीज़ होती हैं, जैसे आपके जेम्स वगैरह आते हैं, उस तरह की जो होती हैं, रंग बिरंगी कलरफुल होती हैं, बस उसी को यहाँ पर मिठाई बोला गया है। ठीक है, तो वही यहाँ रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, यानी कि आसानी से वो मेल्ट नहीं होती हैं, आराम से आप लोग चूसते रहते हैं, खाते रहते हैं। जल्दी नहीं खुलती, बड़े बच्चे चाव से चूसते हैं। चाव से मतलब बहुत खुशी से इसको खाते हैं, चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, यानी कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी खांसी को दूर कर देती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ पैसे की 16 देता हूँ, यानी एक पैसे में 16 आपको मिलेंगी, अलग अलग साइज़ की मिलेंगी। चपटी हैं, गोलदार, पहलदार जो बीच में से दबी होती है, जैसे बालूशाही होती है, और कई होती हैं जो स्प्रिंग की तरह होती हैं। दादी बोली, 16 तो तुम बहुत कम देते हो भाई, 25 दे दो। अब यहाँ पर क्या आ गया? दादी माँ भी मोल भाव करने लगी, बार्गेनिंग करने लगी। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, ये अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। यानी वो कहना चाहता है कि जो मैं दे रहा हूँ दादी वो बहुत सस्ता दे रहा हूँ, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। उसने अंदर से पैसे दे दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की ही दे दो। अच्छा, 25 नहीं, 20 ही दे दो। यानी दादी माँ पूरी कोशिश कर रही हैं बार्गेनिंग करने की कि अधिक से अधिक ले लें, सस्ते से सस्ता खरीद लें। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। यानी कि एक तरफ मोल भाव कर रही हैं, फिर उसके बाद ये भी कह रही हैं मैं बूढ़ी हूँ, यानी अपने बुढ़ापे का वास्ता दे रही हैं कि मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा से मुस्कुराहट फूट निकली। यानी कि दादी, पोपले के मुंह का अर्थ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि दादी माँ के दांत बहुत कम थे या ना के बराबर थे, इसलिए यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि वो थोड़ी सी पोपले मुंह से मुस्कुराहट फूट निकली। यहाँ पर किसी का मजाक उड़ाना लेखक का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर पोपले मुंह शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया वो कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली दादी माँ की उम्र के बारे में बताना चाहता है कि दादी माँ काफ़ी उम्र दराज थी।
रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसे पूछो अब ये क्या आया, ये मन में जो एक जिज्ञासा है कि ये कहीं खिलौने वाला तो नहीं है, कहीं ये मुरलिया वाला तो नहीं है, ये अपने मन में जो शंका उठी है, एक सवाल उठा है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए, उसका जवाब पाने के लिए अब रोहिणी जो है दादी माँ के ज़रिए पूछना चाहती। क्या कहती? रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, यानी कि चिक जो पर्दा लगा था उसके पीछे से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ बेचने आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर के। अब यहाँ पर 3 भावों को यहाँ पर एक साथ लिखा गया है। कहने को तो हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपके जो सुन रहे हैं इस समय उनको लगेगा इन शब्दों का अर्थ पता नहीं चला। और इन शब्दों का अर्थ क्या है, क्यों ये जानबूझ करके लेखक ने लिखा है। हर्ष मतलब खुशी, उसे लगा कि कोई है जो हम मेरे बारे में जानना चाहता है। उसे प्रसन्नता हुई कि कोई तो है जो मेरे दिल की गहराइयों में जाना चाहता है, मेरे दिल को दर्द को महसूस कर रहा है, यानी उसे अपनापन सा लगा, इसलिए उसके अंदर खुशी हुई। संशय ये कि क्यों पूछ रहे हैं, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है। और विस्मयादि का मतलब हो गया कि वो सोचने लगा कि आश्चर्य से, पता नहीं इन्हें क्यों जानना है मेरे बारे में, यानी कई सारी फीलिंग एक साथ उसके मन में पैदा हो गई। और बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। हर्ष का मतलब खुशी, ठीक है। संशय का मतलब उसे शक हुआ कि क्यों पूछ रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है। और विस्मयादि मतलब आश्चर्य हुआ, एक्साइटेड हो गया, चौंक गया। अब आगे देखते हैं। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अंदाज़ा सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई, बेचैन हो गई और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? उसने कहा, ये जो तुम बेचते हो, कभी मुरली बेचते हो, कभी खिलौने बेचते हो और आज तुम मिठाई लेके आ गए। जिस तरह से तुम सस्ते में बेचते हो, हमें ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें उसमें कुछ प्रॉफिट होता नहीं है, तुम कुछ इसमें फ़ायदा नहीं उठा कमा रहे हो, फिर तुम्हारा घर कैसे चलता होगा। इसलिए पूछा, इन व्यवसायों में, यानी जो तुम ये बिजनेस कर रहे हो, इससे भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला। अब इसका जो वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों इस कहानी के लिए। वो पूरी कहानी का जो संदेश है, जो हमने पढ़ा था, हृदय का विस्तार, वही यहाँ पर उत्तर आ गया। मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब ऊपर का अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है? मुझे कुछ नहीं मिलता, बस खाने भर को मिल जाता है, कभी तो नहीं भी मिलता है, पर हाँ, जो मुझे चाहिए, सेटिस्फैक्शन, मुझे मिल जाता है। कभी कभी बहुत सुख मिलता है, और यही सुख ढूंढने के लिए मैं ये सब काम करता हूँ। फिर एक सवाल आ गया रोहिणी के मन में, सो कैसे, यानी कैसे मिलता है, पूरी बात बताओ। तो वो आगे कहता है, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, उन बातों की, यानी कुछ ना कुछ उसके मन में छुपा हुआ है। मिठाई वाला, खिलौने वाला और ये मुरली वाला, जो एक ही व्यक्ति है, उसके मन में कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई गम ज़रूर छुपा हुआ है। जो ये कहना चाह रहा है, अब व्यर्थ में उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही थे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, यानी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं मिठाई और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ, बहुत गंभीर होकर, बहुत सीरियस होकर के, दुखी होकर एक तरीके से मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, यानी किसी भी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं थी। स्त्री थी, यानी मेरी पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। अब सोने का संसार था मतलब सब तरह से मैं खुश था, कोई समस्या नहीं थी। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, यानी बाहर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, और भीतर सांसारिक सुख था। इसका मतलब है मेरे पास जो मुझे चाहिए था, हर प्रकार का सुख मेरे मन में, हर प्रकार की सेटिस्फैक्शन थी। जो भी संसार में सुख मिल सकता है वो मुझे भगवान ने दिया था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मैं उसे बहुत प्रेम करता था। बच्चे ऐसे सुंदर
जैसे सोने के खिलौने, जिंदा जीते जागते खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे, उनके शोर शराबे के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, यानी शोर शराबा मचा रहता था, बहुत अच्छा लगता था। समय की गति देखिए, यानी कि भगवान ने सब उलट पलट के रख दिया। समय की गति मतलब भाग्य का खेल देखिए, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में तो यहीं कहीं ना कहीं जन्मे होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, आपकी दया से पैसे बहुत हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, यानी उसके पास सुख नहीं है, बच्चे नहीं, बच्चों के पास साथ रहने का जो उसके सुख होता है वो नहीं है। उसकी खोज में वो दूसरे बच्चों के पास में निकल जाता है, यानी कि खिलौने बेचता है। खिलौने के माध्यम से वह बच्चों का साथ पा जाता है। हर बच्चे में वो अपने बच्चों की छवि देख के खुश हो जाता है। दूसरे बच्चों की मुस्कुराहट में वो अपने बच्चे महसूस होते। मैंने क्या कहा था, हृदय का जो विस्तार है इसने कर लिया। इसने अपने दुख का विस्तार कर लिया। इसने दुनिया के बच्चों को अपना बच्चा मान लिया। यही आपने देखा, इसलिए क्या कहा उसने, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। क्या नहीं है, बच्चे नहीं है उसके पास, तो हर बच्चे को अपना बच्चा समझता है। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। यानी जब उसने अपने जीवन के इस रहस्य से पर्दा उठाया और अपने जीवन के इस पहलू के बारे में बताया, छुपे हुए रहस्य के बारे में बताया जो उसने मन में छुपा के रखा था। जब उसके जीवन की इस दुखद घटना को सुना रोहिणी ने, तो उसकी आंखें भर आई, यानी रोने लगी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई, यानी मिठाई ले लो। मिठाई वाले ने बीच में बोला, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल यानी उसी समय कागज़ की 2 पुड़िया कागज़ में लपेटा हुआ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, यानी कि बाहर तो नहीं आ सकती थी, उसने पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। इस वाक्य के अंदर बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है बच्चों। अब इस बार पैसे ना लूँगा, क्योंकि अब वो व्यापारी नहीं था, एक दुखी पिता था। यदि वो अपने रहस्य से पर्दा ना उठाता और एक व्यापारी रहता, एक फेरी वाला रहता, तो शायद वो पैसे ले सकता था। लेकिन क्योंकि वो अपनी असलियत, अपनी वास्तविकता प्रकट कर चुका था और साथ में उसने ये भी बता दिया था कि ये मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, जो खो गया है, जो मेरे पास नहीं है, उसी को पाने के लिए मैं ये सब करता हूँ। तो जब वो एक दुखी पिता के रूप में सामने इस प्रकट हो चुका है, तो वो उसे कहना पड़ा कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके उत्तर क्या है। तो उत्तर मैंने अभी बता दिया। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिया जाए भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बोला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि वो आगे निकलता गया, पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी को अपने जीवन के दुख के बारे में बता देते हैं और आपकी आंखें भी भर आती हैं, आप भी अंदर से इतने भावुक हो जाते हैं, आप अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। कई बार आप अपने आंसुओं को अपनी आंखों में समेट लेते हैं, बाहर वो नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसा ही वो उसकी फीलिंग आ गई थी, उसके मन में महसूस हो गया था। अपने आंसुओं को छुपाता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया और उसने पलटकर नहीं देखा। दादी कहती रह गई, भाई अपने पैसे ले जा, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया, गाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो आपने इस पूरी कहानी को समझा, कहानी के दर्द को, कहानी का जो एक उसका संदेश है, उसको मुझे लगता है आपने ज़रूर महसूस किया होगा। जब आप कहानी को महसूस कर लेते हैं, एक फिल्म के रूप में आपके मस्तिष्क में वो जगह बना लेती है, तब आप उसका उत्तर देने में सक्षम बनते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं कहानी को। मुझे उम्मीद है कि आप कहानी का जो संदेश है अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहानी के सभी पात्रों के बारे में समझ गए होंगे, कहानी का सारांश आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस एक नए अंदाज में आपके पास आने वाले हैं और आ चुके हैं। इस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं बार बार कहता हूँ,
जिन बच्चों को भी बहुत शॉर्टकट तरीका अपनाना है अपने जीवन में और पढ़ाई में शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, उनके लिए चैनल नहीं है। कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। सिर्फ वही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो हिंदी को अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं, हिंदी के ज़रिए एक सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं, हिंदी के ज़रिए अपने माता पिता का सम्मान सीखना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही इस चैनल से जुड़ें। जो टॉप 5 में टॉप 10 में अपनी मेहनत से आना चाहते हैं, अपनी भाषा का विकास करना चाहते हैं, आत्मविश्वास के एक साथ में बोलना चाहते हैं, वही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी चैनल पर जाइए, आपको दुनिया भर के चैनल मिलेंगे। आपको अगर सिर्फ उत्तर रट्टा मार करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, आप गलत चैनल पर हैं। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। धन्यवाद। अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आ गया है तो इस वीडियो को, इस ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।